अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आज आपको एक अहम खबर बता दें जो हमारे पास आई है और ज़ाहिर आपने सुन ली होगी। आज़ाद कश्मीर में एक मुआहिदा हुआ है हुकूमत के दरमियान और मुजाहिरीन के दरमियान। बड़ी खुश उसलूबी से वो मुआहिदा हुआ है और एक जो क्राइसिस सर उठा रहा था वहाँ पे वो ख़त्म हो गया है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने पब्लिक ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। जल्द से जुलूसों पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। ये सदारती ऑर्डिनेंस 30 अक्टूबर 2024 को नाफिज किया गया था, जिसके बाद एहतजाज के लिए इंतज़ामिया से इजाज़त समेत सख्त शराइत और ख़िलाफ़ वर्जियों पर सख्त सज़ाओं का कानून शामिल था। 21 नवंबर को ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ एहतजाज पर इंतज़ामिया का क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई और 5 दिसंबर को जॉइंट एक्शन कमेटी ने सदारती ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल शुरू की, जो पूरे कश्मीर में हुई, बहुत कामयाब थी और जुम्मे से ट्रांसपोर्ट और कारोबार बंद थे। 7 दिसंबर को आज़ाद कश्मीर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाले एंट्री पॉइंट्स की तरफ मार्च के बाद पॉइंट्स बंद और मुजफ्फराबाद की असम्बली का घेराव करने की धमकी दी गई। तो आज 8 दिसंबर को वो ऑर्डिनेंस वापस हो गया और एक मुआहिदा हुआ है और बड़ी सादा सी उसमें शराइतें। समझ ये नहीं आती कि हुकूमतें या ताकतवर पोजीशन पर बैठे हुए लोग इन छोटी छोटी बातों को ना मानकर आवाम की इतना बड़ा बहरान क्यों पैदा करते हैं। मसलन एक है कि आज़ाद पतन डैम की वजह से आज़ाद पतन सोन सड़क जो है जिससे पंजाब को मिलाया जाता है वो बनी हुई नहीं है, उसका अगले बजट में फिजिबिलिटी उसकी शामिल की जाए। बिजली मीटर्स की आइंदा माली साल में बजरिया ई टेंडरिंग ख़रीदारी की जाए। ई टेंडरिंग से तो ज़ाहिर है करप्शन का खात्मा होगा, ये भी अच्छी शरत है। और फिर आटा की क्वालिटी को बेहतर किया जाए और आबादी के तनासब से एलोकेशन की जाए। इसमें कितनी बड़ी ये शर्त है। बल्दियाती नुमाइंदगान को इख्तियारात और फंड जारी किए जाएँ। तलबा यूनियन के इंतखाबात के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक तय किया जाए और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो चार्ट ऑफ डिमांड दिया गया है उस पर बजरिया गुफ्तो शरीद अमल दरामद होगा। तो ये छोटे छोटे मुतालबात है, अगर तमाम हुकूमतें यही करें इसी तरह तो आवाम के मसाइल मेरा ख्याल हल हो सकते हैं। और आवाम ने भी वहाँ आज़ाद कश्मीर के ये साबित किया है कि पुरअमन तरीके से अपने जायज़ मुतालबात को मनाने के लिए एहतजाज कैसे होता है, बग़ैर जलाओ घेराव के, बग़ैर हमले किए, बग़ैर कीलों वाले डंडों के। और अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। आज का तारुफ हमारे प्रोग्राम का टॉप स्टोरी हमारी होगी मुज़ाकरात, सिविल नाफरमानी और जनरल फैज़ केस। हमें ज्वाइन करेंगे नईम हैदर पंजोता जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सेनेटर नासिर हुसैन भट्ट रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। और हमारी आज का हॉट इशू होगा स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह क्या है। महंगाई में कमी हुई है लेकिन लोग कहते हैं कि अभी तक हमारे जो खर्चे हैं वो कम नहीं हुए, जो चीज़ें हम ख़रीद रहे हैं उनकी कीमतें कम नहीं हुई, उसकी क्या वजूहत है। मिफ्ताह इस्माइल साहब से पूछेंगे, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा इलेक्शन 2024 देही इलाके सबकत ले गए शहरी इलाकों से, क्यों किस तरह से वोट वहाँ ज़्यादा पड़े हैं, देही इलाकों से ज़्यादा लोग निकले हैं वोट डालने के लिए, शहरी इलाकों से कम क्यों निकले हैं, और इस पर हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी से और हमारे मेहमानों का तारुफ मैंने आपसे करवा दिया है। और आज जो हम इसमें टॉप स्टोरी में डिस्कस करेंगे वो ये है कि मुज़ाकरात के बारे में उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, पीटीआई के एमएनए हैं, उन्होंने आज क्या कहा है, ज़रा सुनिएगा। इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएशन कमेटी जो है वो बनाई है, उस पे असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, अली अमीन खान साहब, हामिद रजा साहब हैं। मैं खुद भी उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शामिल की है। और ये हर किसी के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए ये कमेटी एम्पावर्ड होगी, खंदा पेशानी के साथ, खुले दिल के साथ। जिसने नेगोशिएटिंग जो ताकतें हैं, जो हुकूमत है, जो भी नेगोशिएट करना चाहे हम लोग जरूर करेंगे। आपने सुना उमर अयूब साहब ने जो बात की है। अली बिन गंडापुर पहले भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे, इस बार भी हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे मेंबरान जो है वो नए हैं और इससे जो अपनी शराइत को भी कम किया है, नरमी की है पीटीआई ने और बहुत अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया कि वो किसी भी के साथ भी मुज़ाकरात करने पर राज़ी हैं। और इस पर फैसल वावडा जो पीटीआई के पहले मेंबर थे और अब वो आज़ाद हैसियत में सेनेटर हैं, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने जनरल फैज़ के केस से सिविल नाफरमानी की तहरीक को जोड़ा है, सुनिएगा। इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरात हैं, बेगम से और उनके हवाले से उनकी जान भी बचानी है। 14 तारीख की कॉल है, रीजंस हैं, वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। उन्होंने कहा नाफरमानी करेंगे, उनके हिसाब से फैज़ हमीद साहब की लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके बाद होनी तो 14 से पहले ही हो जाएगा। नईम हैदर पंजोता साहब, आपने सुना उमर अयूब साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया है
उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कमेटी का अनाउंस किया और कहा है कि हम हर एक से मुज़ाकरात करेंगे, बड़ा पॉजिटिव साइन दिया है पीटीआई ने। दूसरी तरफ फैसल वाडा की बात है, आप सिविल नाफरमानी की तहरीक भी आप शुरू कर रहे हैं 14 दिसंबर से। वो कह रहे हैं ये जनरल फैज से डायरेक्टली रिलेटेड है उस केस से। आप क्या कहेंगे, मुज़ाकरात करना चाहते हैं या दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी करना चाहते हैं या दोनों करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया आप साहब, आपने मौका दिया। देखिए, हमने तो बड़ा वाज़े अपना मौक़िफ़ रखा है जी, जिसमें हमने यही कहा है कि 9 मई 26 को जो साना होगा उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए। अगर नहीं किया गया तो डेफिनेटली फिर सिविल नाफरमानी की बात की है। हमारा तो मौक़िफ़ क्लियर है कि ये मुतालबात जो कि आइन और कानून के मुताबिक हैं, जेन्युइन है, क्योंकि हम समझते हैं कि जुडिशल कमीशन भी ज़रूरत है कि आप उस बुनियाद के ऊपर कत्लेआम हुआ, सारी सूरत हाल 9 मई के हवाले से भी एक पूरा क्रैकडाउन पीटीआई पे हुआ, तो उसमें कोई कदर नहीं है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो तमाम लोग जो इस वक्त पाबंद सरासर हैं वो पॉलिटिकली पाबंद हैं। वो कोई इस वजह से नहीं है कि कोई जेन्युइन केसेस हैं, बल्कि फेक केसेस हैं। और एक अदलिया या प्रोसिक्यूशन, पुलिस या कोई भी डिपार्टमेंट नैब हो, तो तमाम को इस्तेमाल किया गया है और मुसलसल इस्तेमाल करते हुए ये सारी कार्रवाई करते हुए जेल में रखा गया है तमाम लोगों को, बेशमूल खान साहब को। तो इसलिए ये हल है, और अगर ये हल किया जाता है तो फिर डेफिनेटली। और दरवाजे आज देखें, आज उमर अयूब साहब बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले, तो हमारे तो दरवाजे ओपन है। और ये सिविल नाफरमानी की भी जो इतना पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये देखिए, अगर आप माजी में चले जाएं तो उस वक्त भी आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक सिविल नाफरमानी की तहरीकें हुई हैं, और उसी वजह से हुई हैं जहां पर देखा गया है कि जुल्म हो रहा है जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। मिस्र की अगर आप मिसाल उठा लें, आप सूडान की उठा लें, तो उस वक्त भी उन्होंने बरतानिया के खिलाफ किया गया था। इसी तरीके से अगर नेल्सन मंडेला की मिसाल उठा लें तो उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के अंदर किया था, और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में ये मिसाल, ये कोई इतनी अजूबे वाली बात नहीं है जहां पर जुल्म और एक अवामी अजूबे वाली बात। आपको अभी मैंने आज़ाद कश्मीर का बताया शुरू में, हमारे करीब यहाँ पे मिसाल है आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कैसे अपने मुतालबात मनवाए और हक लिया। क्या पीटीआई ऐसे नहीं कर सकती? सिविल नाफरमानी तो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ होता है। कोई फॉरेन पावर ने कब्जा किया हो किसी मुल्क पे, आप पहले भी ये कर चुके हैं, उस पर तनकीद भी हुई, नाकाम भी हुआ, फिर वही बात, और फिर साथ ये जो है आप मुज़ाकरात भी करें, तो मुज़ाकरात पे मनफी असर नहीं पड़ेगा इस सिविल नाफरमानी की कॉल का? देखिए, मसला ही ये है, अगर कोई बाहर का मुल्क, इंडिया या कोई आकर कब्जा करता है ना, तो पाकिस्तान की आवाम के पास एक जवाब होता है कि उन्होंने बंदूक उठानी है, गोली चलानी है, और फिर गोलियां भी चलाई जाती हैं अगर बाहर से कोई आकर डायरेक्टली कब्जा करके बैठा होता। बाहर से साजिशें और सारे वो मुदाखलत तो होती है, बट वो पॉलिटिकली मुदाखलत है ना, मैसेज भिजवाए जाते हैं। तो इसलिए फिर आपके पास हल होता है कि आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें या आप एहतजाज के जरिए करें। कानूनी रास्ता इस्तेमाल किया इन्होंने, 26वीं तरमीम करके अदालतों को बिल्कुल कंप्रोमाइज कर दिया। इससे पहले भी कंप्रोमाइज अपनी मर्जी से जजेस लगाना, स्पेशल जजेस इसके सिविल नाफरमानी की कॉल के मनफी असरात नहीं होंगे मुज़ाकरात करने पे? गोली देखें, कोई भी बात है ना, अगर हम निकले हैं एहतजाज के लिए भी निकले हैं ना, तो आगे आके गोली चली है, तो उस वक्त भी आपके पास ऑप्शन यही होता है ना कि आप एहतजाज के लिए निकल रहे हैं कि आपके ये मुतालबात माने जाएं। जब आप पर सीधी गोलियां चलाई जा रही हों और आप वो भी कंटिन्यू किए हुए हैं, वो ये नहीं कि वो विड्रॉ चीज हो गई है या हमने लीगल पहलू जो है वो दरखास्तें विड्रॉ कर ली, वो भी हमारी जारी है जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो कुछ हो सकता है। बट आपने अपने मुतालबात मनवाने के लिए आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं आप करते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल नाजायज हुकूमत है, इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, तो लिहाजा जब वो कोई बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और मुसलसल डिठाई से कह रहे हैं जी किधर है लाशें, किधर है सीसीटीवी फुटेजेस, तो आपके पास है, आपकी सुपरविजन के अंदर अस्पताल भी आते हैं और तमाम रोड्स की सेफ सिटी के कैमरे भी आते हैं, तो वो आप नशर करें, आप लेकर आए। आप अगर कहते हैं कि ये अफगानी की बंदूक निकल आई है और आप टेबल के ऊपर रख के कहते हैं आपके पास दोबारा ये उसकी है, इसकी है, तो आप वो भी ले। नासिर हुसैन भट्ट साहब, ये बताइएगा कि जो आपने सुना है नईम हैदर पंजौथा साहब जो कह रहे हैं,
तो आपने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को आपने दावत दी थी पीटीआई को करे मुज़ाकरात, तो आपकी तरफ से कोई कमेटी हुकूमत की तरफ से बनाई गई है पीटीआई के कमेटी के जवाब में? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पंजोदा साहब की बातें सुनी, ये किसी चीज को मानते नहीं है सियासी जमातें। और अगर जमहूरी हुकूमतों में जो अपोजिशन की सियासी जमात होती है ना, वो अपने मुतालबात रखती है और उसके एक जमहूरी तरीका होता है जिसके लिए वो एहतजाज भी करती है। जमहूरी तरीके से अंदर उसका एहतजाज भी रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी बात भी सुनी जाती है। पर ये लोग शुक्र है कहते हैं बड़ी देर की मेहरबान कहते हैं। इमरान खान ने एक दफा फिर एक 5 रुकनी कमेटी बना दी है। तो आपको पता है इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो उन्होंने तो जब भी कमेटी बनाई है उसके बाद कहा कि मैं नहीं मानता इसको, मेरी बात सुने, जो मेरी कमेटी बात करी। अब अगर ऐसा है तो इमरान खान ने जो कुछ किया, अगर वो ये चाहते, इमरान खान की अभी बहुत कोशिश थी कि एनआरओ मुझे मिल जाएगा, मैं आके इसने जो 24 नवंबर का एहतजाज की कॉल दी थी और फिर अपने साथ जो एक दहशतगर्द लोग और गैर मुल्की लोग और चढ़ाई की जो वफाक पे, वहां से बुशरा बीबी ने कहा आज तो मैंने जाना है और आज मैंने आके डी चौक में बैठ के इमरान खान को साथ लेके जाना है। और जब उनके साथ कमेटी बनाई है हुकूमत ने कि नहीं? उनसे बात की गई और नहीं कमेटी देखे, ये जो इसके लिए बात हो रही है, जो उन्होंने 26 नवंबर को जो कुछ किया है उसके भी आपके सामने हालात आ गए। वो आज तक मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं हमने किए कुछ नहीं। हमारे वो जो रेंजर्स वाले शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए और 100 से ऊपर जो लोग जख्मी हुए अस्पतालों में, ये कहते हैं हमने किए कुछ नहीं। हम तो आए थे नहते, हम तो फिर कमेटी बनाई हुकूमत ने कि नहीं? ये बात अगर हर चीज माने, ये अपनी कमेटी इनसे, ये अपनी कमेटी इन्होंने बना दी। बात इससे इमरान खान से उस सूरत होगी जब वो जमहूरी तरीका अख्तियार करेगा। तो आप शर्त लगा रहे हैं ये जमहूरी मुल्कों में इसी तरह बात होती है, बात जरूर होगी इससे। लेकिन ये जो कुछ हुआ है 26 नवंबर तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए शर्त लगा रही है? नहीं देखे, हम शायद देखे 9 मई ये मान लेता, कौम से माफी मांग लेता। 9 मई का आज तक इसने इकरार नहीं किया और वीडियो मौजूद है, सीसीटीवी मौजूद है। कभी क्या कहता है जी वो भेजो, कभी कहता है मैंने नहीं कहा। इमरान खान नहीं तो मतलब कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाहती पीटीआई के साथ? जो वो चल रहा है जी, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। क्या हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती है? नहीं, मुज़ाकरात का जब वो अपना जमहूरी रवैया रखेगा अब मुज़ाकरात होंगे, लेकिन मुज़ाकरात के लिए वो माहौल भी तो बनाए। वो अपने आप को ये कहता है कि मैंने, उसके जो लोग हैं वो गंडापुर है, वो कहता है मैं आ रहा हूँ जेल से इमरान खान को ले जाने। इमरान खान ने जेल से आना है जब उसको अदालतों में गुनाही साबित करेगा। उन्होंने अब तो सिविल नाफरमानी का कह रहे हैं वो। देखें, आप मुझे बताएं ना, इसका रवैया ये वही था ना जिसने बिल को आग लगाई थी जब इसने धरना दिया था इस्लामाबाद और दूसरे दिन जाके बिल अपना जमा करा दिया था। ये इमरान खान का रवैया है। अब इसका रवैया ये सारे हथकंडे इस्तेमाल कर चुका है। अब ये चाह रहा है कि मुझे एनआरओ मिले और मैं जेल से बाहर आऊं। जेल से बाहर तभी आएगा जब वो अपनी बेगुनाही साबित। एक और बात बताऊं, आजकल इमरान खान का दिल है, मैं आता हूं आपके पास, मैं दोबारा आता हूं। तो इसका मतलब है वो मुझे ये यकीन है उसका एनआरओ किसी सूरत नहीं मिलेगा। आके बैठे अपना जमहूरी तरीका अख्तियार करे, अपोजिशन का किरदार अदा करे, उससे जरूर बात होगी। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। आपको नहीं हैदर साहब, नासिर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान एनआरओ चाहते हैं और अगर वो अपने जितने जो उन पे इल्ज़ामात हैं उसके बारे में वो मान लें, माफ़ी कौम से मांगें, तो फिर ये सब कुछ हो सकता है। तो आपके ख्याल में इस माहौल में आपने जो मुज़ाकराती टीम बनाई है, ये बेहतर नहीं है कि आप सिविल नाफरमानी की कॉल जो है उसको विड्रॉ करें और एक अच्छा माहौल पैदा करें मुज़ाकरात के लिए? देखिए, हमारी तरफ से एक कमेटी बनाई गई है और हम चाहते हैं
के अंदर जो है कानून और आइन की बालादस्ती हो, जमहूरियत की बालादस्ती हो। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो अवाम की मंशा के मुताबिक चले, अवाम की राय के मुताबिक ना चले, ना कि उन 1, 2 या 4 अशखास की इमा के ऊपर चले। तो हमने अपना एक दिया है और उसको जिसको तस्लीम करना है वो करे, हमारे तो दरवाजे खुले। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मेरी बातों से आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि NRO 2 जो है वो क्या इमरान खान मांग रहा है या नवाज शरीफ ने हमेशा लिया, शहबाज ने लिया या जरदारी ने लिया। तो आप ये देख लें कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, अपने केसेस की वजह से थे, अपने अपार्टमेंट्स जो बनाए गए थे, जो कि आज भी रसीदें नहीं दी गई, या जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, या मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे आए, या जो जो उनके ऊपर केस थे, उन केसेस की सूरत में वो अंदर थे। तो उस वक्त जो उनकी वो शरियान के अंदर जो सर्कुलेशन है ब्लड की, वो रुक गई थी। वो जो कि उनके डॉक्टर बाहर आकर बयान करते थे कि वो लंदन नहीं जाएंगे तो इलाज नहीं हो सकेगा, और जो ही वो जहाज पर चढ़े तो फिर जंप लगाकर वहां से उतरे और फिर पीछे खाने लग पड़े, बिल्कुल फिट फाट हो गए। तो NRO 2 जो है वो तो NRO 1 हो या 2 हो, वो तो नवाज शरीफ साहब भी हमेशा करते रहते हैं। और फिर आपने ये भी देखा कि NRO जैसे लिया गया वापसी के लिए कि आप जेल में नहीं जाएंगे जी, आप सीधा आएंगे और आपको रिसीव किया जाएगा। नहीं, मेरा सवाल था कि सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेंगे कि नहीं लेंगे आप? इमरान खान तो जेल में बैठा है, वो डेथ में है, वो तमाम मुसीबतें जी जी। मेरा सवाल था सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेंगे कि नहीं लेंगे आप? क्या मैं ये हमने पूछ तो रहा हूं कि सिविल नाफरमानी की मुनासिब रखें, और अगर वो पूरे कर लिए जाते हैं तो फिर डेफिनेटली कॉल वापस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अगला सवाल मेरा सुन लें जरा। नहीं होंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। ठीक है। अभी आपने जिक्र किया नवाज शरीफ के केस में कि वो डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि उनकी शरीयान बंद है। वो डॉक्टर यास्मीन राशिद थी जो वज़ीर सेहत थी पंजाब की उस वक्त। मैंने कहा आपको याद करवा दूं कि ये हुआ था। खैर उसको छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो आज फैसल वावडा ने कहा है कि इमरान की जान को ख़तरा बुशरा बीबी और उसके हवारियों से, और दूसरी तरफ आपके जुनेद अकबर जो MNA हैं PTI के, वो ये कह रहे हैं कि PTI की लीडरशिप हाथों में CV उठाए फिर रही है अभी भी पोजीशनें लेने के लिए मुस्तकबिल की किसी हुकूमत में। तो इन हालात में क्या सिविल नाफरमानी की कॉल देना मुनासिब है? और आप समझते हैं कि फैसल वावडा ने जो बात कही है वो ठीक की है कि ये जनरल फैज के केस की वजह से है? देखिए, पहली बात यह है कि जिन्होंने सीवियां लेकर जो घूम रहे थे ना, ये जिन्होंने छोड़ना था पहले, वो छोड़ गए। फिर बाकी बचे जो जबरदस्ती बंदूक की नोक पर जिनको छुड़वाया गया, और जो आज तक प्रेस टॉक करने के बाद वो इमरान खान के मुखालिफ नहीं आए और वो किसी और पार्टी में भी नहीं गए, तो वो भी आपको वाज़ेह मौक़िफ़ नजर आ गया कि वो कितने लोग इमरान खान से हटके किसी और पार्टी में जाकर अभी भी डेफिनेटली जिन्होंने जो घर बैठे हुए हैं उनको बस तो सबको होंगी ना, नहीं गए। तीसरी बात रह गई कि जो इस वक्त भी डटे हुए हैं इन सारे हालात के अंदर, जब आप एक अदालत से निकले तो दूसरी में जाते हैं, दूसरी से निकले तो तीसरी में जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से मुकदमा ताए रोज बनाए जा रहे हैं। तो वो जो सारे इस वक्त सारी सूरत हाल बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज अपने घर तबाह कर रहे हैं, कारोबार उनके तबाह हो रहे हैं, तो वो खड़े हुए हैं, वो डटे हुए हैं। मेरा सवाल था मेरा ख्याल में इमरान खान की जान को खतरा है बुशरा बीबी और हवारियों से या नहीं? अदरवाइज सलाम जी। देखिए, इमरान खान साहब की जान को खतरा जिनकी कस्टडी के अंदर है, उनसे हमेशा हमने ये बात की है कि हमें उनके पास भरोसा नहीं है, और उसके लिए हमने अदालतों से भी रुजू किया है। इमरान खान की जान के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके जिंदगी के लिए, उनकी रिहाई के लिए पूरी तहरीक इंसाफ मुतहद है। और इस बात के ऊपर खान साहब उनकी एहलिया हो या उनकी बहनें हो या कोई वर्कर हो, तो हर एक की फाइट है इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती की, उसमें अपने लीडर की रिहाई की, वर्कर्स की रिहाई की, तमाम लीडरशिप की रिहाई की। तो ये एक प्रोपेगेंडा है जी। ठीक है। सेनेटर नासिर साहब ये बताइएगा, वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे मुतालबात जो अब उन्होंने कम कर दिए, PTI ने बड़ा पॉजिटिव उन्होंने एक साइन दिया है कि आप हमारे मुतालबात मान लें, हम सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले लेंगे, तो हुकूमत तो कमेटी भी नहीं बना रही, तो हुकूमत के इरादे क्या हैं? देखें,
अभी इन्होंने एक बात की है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उनके ऊपर जो केसेस थे वो केसेस जितने जाली थे, वो जज अरशद मलिक की वीडियो आपने देखी थी ना, कि उसने कहा था कि मुझे मेरे ऊपर जो एक उस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट का जज था वो बैठा हुआ था और वो कह रहा था कि तुमने नवाज शरीफ को सजा देनी है। वो सब चीजें सामने आ गई, फिर भी मियां नवाज शरीफ साहब ने अदालत से जाके अपनी बेगुनाही साबित की और केस खत्म हुए। तो ठीक है, अब आगे चलें। मैं अगला जो मैंने बात की है उसका जवाब के वो साथ इश्तिहारी लेके या केपी के अपनी पूरे जो जितनी उसकी ताकत थी वो आके उसने यहाँ यूज की और वो बंदे पकड़े गए, वो गैर मुल्की पकड़े गए। तो आप मुझे बताएं कि एक जमहूरी मुल्क में सियासी समाज जो अपना जमहूरी तरीका होता है, क्या इस तरह होता है? इमरान खान ने जेल से आना है नहीं, तो बट सर मेरा क्वेश्चन ये था कि साबित करके हुकूमत अभी मुज़ाकरात के लिए नहीं तैयार और पहले चाहती है कि हिसाब ले जो कुछ किया पीटीआई ने। इस पे मैं जवाब मांग रहा हूँ। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इमरान खान को अब समझ आ गई है कि मुझे शायद रोन नहीं मिलेगा तो मुझे जबरदस्ती या जोरे बाजू से मैं लोगों को वर्गला के वहां के और जेल से बाहर जाऊंगा। इमरान खान जेल से तब ही आएगा होगा, मुज़ाकराती टीम इसने बना दी है। हम जो 26 नवंबर का जो कुछ हुआ है ये सब कौम के सामने लाएंगे, जो 9 मई हुआ है। हाँ, इमरान खान ऐलान कर दे जेल से कि मैं कौम से माफी मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैंने अपनी कौम को अपनी फोर्सेस के खिलाफ जो भड़काया है, उनके ऊपर जो हमले कराए हैं, मेरी गलतियां, मैं आइंदा ये नहीं करूंगा। तो जरूर उससे फिर बात हो जाएगी, लेकिन वो अपनी गलती माने। अगर वो इस तरह अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है तो आवाम से माफी मांग के मुज़ाकरात करें। अपोजिशन से हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है अगर एक जमहूरी तरीका अपनाएंगे तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर हुसैन भट्ट साहब, हैदर पंजौथा साहब। तो आपने गुफ्तगू सुनी, उसमें लगता है कि हुकूमत अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि इमरान खान पहले अपने 9 मई के और 26 नवंबर के वाक़यात की माफ़ी मांगे कौम से, फिर मुज़ाकरात होंगे। और दूसरी तरफ पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जो केसेस बनाए गए हैं वो वापस लिए जाएँ और हमारे लोगों को रिहा किया जाए, खान साहब को रिहा किया जाए, फिर हम सिविल नाफरमानी की कॉल जो है उसको वापस लेंगे। और सच किधर है, सच कहाँ पे है? क्या फैसल वावडा जो कह रहे हैं कि जनरल फैज़ के केस से रिलेटेड है ये, इसका आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इस वक्त हुआ हमारे हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारा आज का हॉट इशू जो महंगाई में हुकूमत कह रही है बहुत कमी आ गई है, इन्फ्लेशन कम हो गई है, लेकिन जो लोग चीज़ें ख़रीदने जा रहे हैं मार्केट में, जो बसों के किराए हैं और जो दूसरी उनकी रोज़मर्रा की अशिया की ख़रीद फ़रोख्त है, उसमें उनकी कीमतों में कोई कमी नहीं आई। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ। और अब वक्त हुआ है हॉट इशू का। आज का हॉट इशू है स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव की वजह और महंगाई। हुकूमत ये दावा कर रही है कि कम हो गई है, इन्फ्लेशन कम होकर 4.9% पर आ गई है, जो 6 साल की कम तरीन सतह है, लेकिन फिर भी लोगों को चीज़ें मार्केट में सस्ती नहीं मिल रही। इसकी क्या वजूहत है और स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे कैसे होती है? पीटीआई गेन करती है तो स्टॉक मार्केट लूज़ करती है, और पीटीआई लूज़ करती है तो स्टॉक मार्केट गेन करती है। इसके पीछे साइंस क्या है? हमें ज्वाइन किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के और साबिक वज़ीर ख़जाना। मिफ्ता साहब, अवाम पाकिस्तान और पार्टी आपकी, अवाम कहते महंगाई हुकूमत कह रही कम हो गई है, हम लेने जाते चाय पत्ती ये चीज़ें तो आटा ये तो महंगा ही है, अभी किराए बसों के सब महंगे हैं, क्या वजह है? इसमें क्या लिंक क्या है? सर, एक तो महंगाई कम नहीं हुई है, ये हुकूमत का अगर दावा ये है कि महंगाई कम हुई है तो झूठा दावा है। अच्छा, महंगाई बिल्कुल कम नहीं हुई। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है, जिसको हम कहते हैं अफरात ज़र कम हुआ है, लेकिन बस दैट्स इट। लेकिन ज़र क्योंकि लोगों के पास वैसे ही ख़त्म हो गया है तो अफरात ही कम हुआ है। और अफरात मतलब इस तरह देख लीजिए कि पिछले साल 24% महंगाई थी, तो जो चीज़ 80 रुपये किलो थी
25% महंगाई थी, तो जो चीज़ 80 रुपए किलो थी वो 100 रुपए की हो गई। ठीक है। इस साल जो चीज़ 100 रुपए किलो है वो 112 रुपए की होगी, क्योंकि ईयर एंड तक 12% का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है। ये तो मंथ का इन्फ्लेशन पता है, तो 112 रुपए की होगी। वो कम नहीं है, 80 पे नहीं आ रही, वो 80 से बढ़ के 100 और 100 से बढ़ के 112 पे हुई है। वो 112 नहीं हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं? 112 हो जाएगी साल हो जाएगी, लेकिन 125 नहीं हुई। 125 नहीं हुई, तो हुकूमत ये कह रही है। अच्छा। और उसके साथ ये भी बात याद रखें कि जब पिछले साल 24% आपकी महंगाई हुई थी, तो 24% लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, तो उनकी कुव्वत खरीद पिछले साल भी कम हो गई थी 10-15%, और इस साल अब 10% भी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, तो कुव्वत खरीद और कम हो जाएगी। तो आज जो इंसान, जो मिडिल क्लास पाकिस्तानी है, वो तो ये फील कर रहा है कि मैं गरीब हो रहा हूँ। वो तो ये फील कर रहा है कि जो मैं पिछले साल या 2 साल पहले या 3 साल पहले चीज़ें खरीद सकता था, आज नहीं खरीद सकता हूँ। जब मैं ये बिजली का बिल भरता हूँ, जब मैं गैस का बिल भरता हूँ, तो मैं बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर सकता हूँ। जब ये दोनों चीज़ें करूँ तो राशन का बिल देना। तो मतलब ये है कि जो मुझे आटा, चाय, घी, पत्ती, चीनी, इनकी कीमतें जो हैं वही रहेंगी, वो कम नहीं होंगी। बढ़ रही हैं, लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार से पिछले साल। मतलब कम नहीं होंगी, बढ़ भी रही है, बढ़ भी रही है, और हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही, ये कहना चाह रहे हैं। तो नहीं बढ़ तो रही। आसान अल्फाज में आवाम को ये बताना चाहते हैं कि बोझ थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा, चाहे महंगाई कम हो गई है। लेकिन महंगाई नहीं कम हुई सर, महंगाई की रफ्तार, महंगाई की रफ्तार, इन्फ्लेशन कम होने से जो इंटरेस्ट रेट नीचे गया है, उससे एक ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ में या जीडीपी ग्रोथ में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा पॉजिटिव? होना चाहिए सर, अल्लाह करे हो, लेकिन इस वक्त तक आसार वो नजर नहीं आ रहे। क्यों? उसकी वजह क्या? देखें, जनरली जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है मिसाल के तौर पे, तो 10 में से 7 मरतबा दुनिया में देखा गया है कि फिर मईशत भी ऊपर चलती है, लेकिन 3 मरतबा नहीं चलती है। तो 70% चांस है कि शायद चल जाए, लेकिन सच्ची बात है कि इफ़ यू लुक एट ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो नहीं नज़र आ रही, क्योंकि पाकिस्तान में महंगी तरीन खित्ते की बिजली है। न सिर्फ खित्ते की, बल्कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, केन्या, इन सबसे महंगी बिजली है, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से। पाकिस्तान में सबसे महंगी गैस है, माँ सिवाय थाईलैंड के, इन तमाम मुल्कों में। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स रेट्स हैं इन मुल्कों के, मैंने नाम लिए। तो कोई सरमायाकारी, ना बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, ना अंदरूनी सरमायाकारी हो रही है। आपका शरह सूद कम हो गया, उससे स्टॉक मार्केट बढ़ गई, लेकिन स्टॉक मार्केट में पिछले 5 सालों में कितनी नई कंपनियां आई हैं। अच्छा, ये स्टॉक मार्केट पे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। एक लिंक हमें जो नज़र आता है, और अब मैं इस पर थोड़ा सा फिक्सेटेड हूँ कि क्यों, मुझे रीज़न नहीं समझ आ रही, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पीटी लूज़ करती है अगर, तो स्टॉक मार्केट गेन करती है, और पीटी अगर गेन करती है, मसला हमने देखा यहाँ इस्लामाबाद में जब वो आते हैं या करीब पहुँच जाते हैं तो स्टॉक मार्केट बैठ जाती है। ये पिछले 2-3 महीनों में हो रहा है, इसमें लिंक क्या है? सर, जब एक दिन मैं स्टॉक मार्केट का इंडेक्स अगर आप देखें और जनरल मुशर्रफ साहब की तकरीर देखें जिस पे उन्होंने रिजाइन किया था, तो बीच में ऐसी बातें कर रहे थे कि एज इफ रिजाइन नहीं करेंगे। हाँ जी, तो मार्केट असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। तो मार्केट गिर गई, फिर मार्केट ऊपर बढ़ गई। मैं देख रहा था लाइव स्पीच के अंदर, ठीक है, मार्केट को चाहिए स्टेबिलिटी। जब इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पर इंतशार फैला हुआ हो, आपको पता नहीं है, कोई पता नहीं, वो संगजानी जा रहे हैं, बुरहानी जा रहे हैं, 26 चुंगी है, चुंगी नंबर 26 जा रहे हैं, पाकिस्तान में कलसूम हॉस्पिटल जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ठीक है, वो बीवी उठ के चले गई वापस लैंड क्रूजर में बैठ के, इधर लोग छोड़ गए, हुकूमत बोल रही है गोली नहीं चली, इधर जनाजे भी उठ रहे हैं। तो मतलब इंतशार जब होता है तो कैपिटल इज शाय, बोलता है यार थोड़े दिन रुक जा, 2-4 दिन पैसे कैश इज किंग, बोलेगा यार 2 दिन बाद लगा लूंगा स्टॉक में। और जब सुकून आता है, जैसा भी सुकून हो, जमहूरियत हो या ना हो, गैर जमहूरियत हो, ये हुकूमत क्रेडिबल हो या ना हो, लेकिन जब सुकून आता है तो लोग बोलते हैं यार ठीक है, अब मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान के जो 25 करोड़ लोग हैं ना सर, वो ये जो इस्लामाबाद के जो आप लोग शहरी हैं, इतने सियासत में इन्वेस्टेड नहीं होते। उनको अपना बिजनेस करना होता है, उनको अपने बच्चों की कफारत करनी होती है, उनको चाहिए कि थोड़ी स्टेबिलिटी हो, बाकी जो भी हो रहा है हो रहा है। ये स्टेबिलिटी जो आप इतनी आसान बात कर रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम, ये हमारे हुकूमत को, अपोजिशन को, पॉलिसी साजों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा? मतलब क्या आप समझते हैं, ऑनेस्टली, आप ज़ाहिर हुकूमत में रहे हैं, ऑनेस्टली बताइए, क्या नीयत की कमी है, अच्छी नीयत की कमी है इन सब जगहों पे? सर देखिए, नीयत तो ये दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, मैं तो नहीं। आप देखते होंगे ना, आपकी कोई रीजनिंग आपको समझ आती है कि इतनी आसान बात है, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत ठीक होगी और कुछ हमारे अमन अमान होगा और बिजली बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी, विदाउट अ डाउट। हम क्या सब इस मुल्क में अच्छा रिस्क नहीं लेना चाहते, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते? हमें नज़र नहीं आ रहा एलीट जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं देखें सर, गुजारिश ये है कि
आप हुकूमत की भी देख लीजिए, फिर अपोजिशन के भी देख लीजिए। पूरी रूलिंग एलीट की बात कर रहे हैं आप। हुकूमत बिजनेसमैन भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। हुकूमत से आप शुरू करें सर। सितंबर और अक्टूबर के महीने में सिर्फ हमने देखा कि हुकूमत की पूरी जो तवज्जो थी वो एक अमेंडमेंट पे थी, आइन साजी के अमेंडमेंट पे। ठीक है, उसके बाद ये अभी ये मदरसे के बिल हैं, इस पे हैं, वो मिल रहे हैं, कुछ साजिश है, सारा दिन पता नहीं क्या हो रहा होता है। ठीक है, हुकूमत का जो बड़ा ध्यान है वो अपनी कुर्सी पे बचाने पे है और कोई काम करने पे नहीं है। हुकूमत ने कोई एक पैसे का रिफॉर्म नहीं किया। पीटीआई ने एक स्ट्रेटजी सोची थी कि हम लड़के हुकूमत लेंगे, ये स्ट्रेटजी इनकी है। अब वो दिन चले गए जिस दिन आप के पीछे पुष्ट पनाही कोई कर रहा था। ये 2014 नहीं है, ये 2024 है, लेकिन वो माइंडसेट नहीं गया कि यार हम लड़के करेंगे। पीटीआई की जो कंप्लेंट है, सेंट्रल कंप्लेंट अगर ये है कि हमारे साथ इलेक्शन में मैंडेट चोरी कराए अवाम का, तो वो बात दुरुस्त है, उस बात में वजन है। उसके अंदर आपको जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए, या कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, या कोई बात होनी चाहिए। लेकिन तरीक़ेकार जो होता है ना सर, हम अपने जो वालदैन से बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हुकूमत इनकी वालदैन है और इनको कोई लेकिन हम एक तमीज़ से ज़िद भी करते हैं, तो तमीज़ से, तमद्दुन से बात करते हैं। तो थोड़ी सी ये धरने की बात छोड़ के आप बात करें और इनका ये हक है। जो पॉपुलिज्म इस वक्त वेव आई हुई है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी है, उसमें तहजीब तमद्दन तो रहता नहीं है। वहाँ तक गाली गलौज, इल्ज़ामात, नारे। सर मैं कहता हूँ गाली गलौज तक भी रख ले, मारा मारी तो ना शुरू करे ना, हुकूमत भी ना करे और अपोजिशन भी ना करे, तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब ने अना का मसला बना रखा है और कोई रास्ता निकालने के लिए तरीक़ेकार नहीं निकाल रहे। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो बस कुछ भी करके जो है वो उनकी आरजू पूरी हो रही है और वो बस आरजू पूरी। रास्ता आप निकालें, आपके ख्याल में क्या रास्ता है? आप सजेस्ट करेंगे कि ये रास्ता है? सर एक ही रास्ता है। देखें, जमहूरियत के अंदर अगर हम जमहूर में मानते हैं तो जमहूर की राय को, जमहूर के मशवरे को तस्लीम करना ज़रूरी है। कोई रास्ता नहीं निकल सकता माँ सिवाय एक नए इलेक्शन के। फिनिश, सिंपल एज दैट। अब आपने करना है कि नया इलेक्शन कराना है। अब आप आपसे निगोशिएट करेंगे, भाई अफ्तार भाई कब करवाना है? बोलेंगे यार इस साल तो नहीं हो सकता, अगले साल हो जाएगा, अगले साल। अच्छा, फिर वो बोलेंगे यार हमको ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं, ये होना चाहिए, उस पर बहस होगी। आप 6-8 महीने, साल, 1.5 साल के लिए कोई नेशनल गवर्नमेंट बना दें इन्हीं असम्बली के मेम्बरान से। ठीक है, ये आपस में सबकी दोस्तियाँ होती हैं, आप भी जानते हैं। इमरान खान साहब भी नहीं हो कोई वजारत पे, खैर वो तो मेंबर भी नहीं है, शहबाज साहब भी नहीं हो, बिलावल भुट्टो भी ना हो, मौलाना फजलुर रहमान जैसा कोई आदमी हो, या कोई न्यूट्रल आदमी हो, मतलब किसी और पार्टी से हो, somebody like अयाज सादिक और एहसन इकबाल who will be more acceptable to everybody, जिसके अंदर 2 आपने वजीर जो है वो पीटीआई से भी ले लिए, 2 पीपल्स पार्टी से ले लिए, 2 नून से ले लिए, और उसके बाद आपने कहा ये छोटी सी हुकूमत है, 8 महीने में ये 1, 2, 3 काम करेगी, उसके बाद इलेक्शन कराएंगे, ख़त्म। ये पॉसिबिलिटी है, आप समझते हैं इसकी? सर हर चीज़ की पॉसिबिलिटी तो है ना, बिल्कुल है। क्या इस पर कुछ काम हो रहा है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब भी आप मसले से जब भी निकलेंगे ना तो यही हल होगा। इसके अलावा मुझे कोई देखें, जमहूरियत के अंदर इलेक्शन ना कराने के अलावा कोई हल नहीं है। तो इसके लिए इमरान खान मानेंगे? सर सबको मानना चाहिए। नहीं चाहिए। इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन? मैं आपका अंदाजा पूछ रहा हूँ। इमरान खान साहब को ऑप्शन दिया कि मेरे केसेस वापस करें, वो हुकूमत कह रही है कि नहीं, आप इससे पहले हिसाब लेना है। मेरी बात, तो यहाँ तो ये चल रहा है, इलेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही। सर देखिए मेरी बात सुने, अगर ये भी अपने पहाड़ पे चढ़े रहेंगे और वो भी अपने पहाड़ पे खड़े रहेंगे, तो दीज आर नॉट हिल्स वर्थ डाइंग फॉर। और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, खान साहब की सियासत चमक रही है, ये धरना बंद कर देते हैं जिस तरह भी, तो ये भी खुश हो जाते हैं कि हम जीत गए, हुकूमत समझ रही है हम जीत गए। लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को नुकसान हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। जब हम अपने शहरियों का खून यहाँ पे बहा रहे हैं, जब हम यहाँ पे पश्तून शहरीज़ को एथनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको थाने में डाल रहे हैं, एथनिक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, ये बहुत गलत बातें हो रही हैं। लेकिन ये तो हुकूमत समझ रही है शायद वो जीत रही है, खान साहब समझ रहे हैं शायद वो जीत रहे हैं। हार कौन रहा है? हार तो पाकिस्तानी आवाम रही है ना। आज हमारी स्टॉक मार्केट ईमान से, हिंदुस्तान की कंपनी जो है ना वो 12 टाइम्स PE पे चलती है, यानी कि जो इनकी प्रॉफिट होती है उससे 12 गुना महंगा उनका स्टॉक होता है। हमारा आज भी 6 गुना महंगा हुआ है। क्यों हमारा 12 गुना महंगा नहीं है? हम में क्या कमी है हमारी कंपनियों में? सिर्फ अगर आपकी पॉलिटिकल हालात ठीक हों पाकिस्तान में, तो ये हम 12 गुना कर सकते हैं। अमेरिका वगैरह के अंदर 20-20, 25-25 गुना होता है। तो हम ये क्यों, मतलब हमारी स्टॉक मार्केट तो अभी शुरू हुई है। तो मतलब हम सिर्फ पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और जो लीडर्स होते हैं जैसे नेल्सन मंडेला होता है, उसने भी बड़े कॉम्प्रोमाइज़ किए थे ये सफ़ेद पाम लोगों से, राइट, जब अपार्टाइड ख़त्म करने के लिए उनको माफ़िया दी, दीगर चीज़ें करी।
बड़ा दिल रखना। नहीं, ये तो हमारे यहाँ तो किसी का बड़ा दिल नहीं है ना। दे हुकूमत में हो आप, ऑपोजिशन में दिल किसी का बड़ा नहीं। तो अब आप मुझे बताएं, जो आपने बात की, आप समझते हैं कि खान साहब इस पे मान सकते हैं? और इसके लिए अगर आप, ये शायद खान अब्बासी ने कहा भी कि मैं जेल में जाके खान साहब से मिलने के लिए तैयार हूँ, तो इसके लिए वो कुछ कर सकते हैं? सर मेरा नहीं ख्याल है कि शाहिद भाई ने ये कहा है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, नहीं कहा, लेकिन किसी से मिलने में कोई कदगन नहीं है, खुदा न खास्ता। लेकिन खान साहब से मिलके हमने क्या कर लेना है? देखें, दूसरी तरफ हर आदमी रेडी होना चाहिए ना, सिर्फ खान साहब की रजामंदी तो काफ़ी नहीं है। आपके ख्याल में बाकी हुकूमत इस पर राजी भी नहीं होगी? जो आप बात कर रहे हैं, जो हालात हैं, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने पावर सेंटर हैं पाकिस्तान में, जुडिशरी है, GHQ है, सियासी जमातें हैं दूसरी, वो इस पर राजी नहीं होंगे? सर मेरा ये ख्याल है कि आज नहीं भी होंगे ना तो कल होना पड़ेगा। तो फिर जितना जल्दी हो बेहतर नहीं है? सर मुल्क, देखिए मैं आपको बताऊं, अब सार भाई हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं ना, एक और नंबर भी मैं आपको बताता हूं। 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी जो है ना, 10 करोड़ 50 लाख वो खतरे गुर्बत के नीचे हैं, ठीक है। 7 करोड़ बच्चे हैं उसमें। आज लाखों बच्चा जो है ना वो भूखा सोएगा। तो हम स्टॉक मार्केट की बात कर लें, हम अफरात ज़र की बात कर लें, ये बात भी करें कि 7 करोड़ बच्चा भूखा सो रहा है, आज करोड़ लाखों बच्चा भूखा सो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार हम सब हैं, सारे अशराफियाँ हैं। सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में 10 में से 8 बच्चे नहीं पढ़ सकते, 2 जुमले 10 साल के। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है ना, वो पाकिस्तानी है। 2 करोड़ पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान जो हमसे 5 गुना बड़ा है ना, उससे ज़्यादा पाकिस्तानी जो है ना, नंबर 1 नंबर एब्सोल्यूट नंबर में हिंदुस्तान से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल। 25 करोड़ की आबादी और वो 1.5 अरब की आबादी। हाँ, और वो हमसे 5 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। उधर भी इतने बच्चे स्कूल के बाहर नहीं है, चीन में भी इतने बच्चे स्कूल के बाहर नहीं है। हर दुनिया में 9 बच्चों में से 1 बच्चा जो अनपढ़ होता है वो पाकिस्तानी है। हम ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि इमरान खान को जेल से छोड़ दो और शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर रख दो। यार शर्म आनी चाहिए हम लोगों को ये बात करते हुए। हम अपने आप से आगे नहीं सोच सकते, हमारी बदकिस्मती है। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आपसे बात करके अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। आपने सुन लिया कि मसले तो बहुत सादा हैं, बहुत गहरे हैं, लेकिन बहुत सादा हैं और तभी हल होंगे अगर खुलूस हो और खुलूस नीयत हो। वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारा आज का एडिटोरियल है इलेक्शन 2024 पे कि देही इलाके वोटिंग पैटर्न में सबकत ले गए शहरी इलाकों से। शहरी इलाकों के लोग कम इन्वॉल्व क्यों हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त हुआ हमारे एडिटोरियल का। इलेक्शन 2024 देही इलाके सबकत ले गए हैं, ये कहा है आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन की एक रिपोर्ट जो जनरल इलेक्शन 2024 के बारे में आई है और जिसमें उन्होंने जोग्राफियाई और मेल एंड फीमेल वोटर्स का जो है वो कंपैरिजन किया है कि कहाँ पे बड़े हैं, कहाँ पे कम हुए हैं। आपको बेसिक बता दें कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है, जिसमें से रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो 12 करोड़ से ज़्यादा हैं, लेकिन जो वोट पोल हुए वो 6 करोड़ सिर्फ वोट पोल हुए इन इलेक्शंस में और ये तकरीबन 47-48% बनते हैं। पिछले इलेक्शन में 2018 में 52% आबादी के वोटर के हिसाब से पड़ा था, तो परसेंटेज कम हुई है, लेकिन वोटर्स का नंबर जो है वो इस बार हाईएस्ट था क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बढ़ चुकी है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वोटर कम तादाद में निकले हैं। PTI को 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले हैं, मुस्लिम लीग नून को 1 करोड़ 40 लाख, पीपल्स पार्टी को 82 लाख, TLP को 28 लाख, JUIF को 21 लाख और जमात इस्लामी को 13 लाख वोट पड़े हैं पूरे मुल्क में। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प जो उन्होंने इसमें डेटा दिया वो ये है कि जो ख़वातीन की तादाद वोट डालने वालों की वो कम हुई है और बहुत सारे पोलिंग स्टेशन जिनकी तादाद बहुत बढ़ गई है पिछले इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन से, जहाँ पे एक भी खातून ने वोट नहीं डाला। तो ये उन्होंने एक ऐसा एरिया रेड फ्लैग है जहाँ पे उन्होंने कहा कि इस पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि 2024 में नंबर ज़्यादा है लेकिन जो ख़वातीन की ओवरऑल पार्टिसिपेशन है वो कम है। और एक जो उन्होंने बात की है कि देही और शहरी वोटर्स की तादाद में हैरान कुन फ़र्क नज़र आया है और शहरी इलाकों में वोटर टर्नआउट 43.8%, जबकि देही इलाकों में 50.1%। इस दफ़ा देही इलाके सबकत ले गए हैं। इसका मतलब ये है कि देही इलाकों के लोगों ने अपना सियासी हक जो है वो ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल किया है, उनमें सियासी शऊर ज़्यादा रहा,
एज़ कम्पेयर टू जो शहरी इलाकों के वोटर्स हैं। हो सकता है उनमें भी सियासी शोर ज़्यादा हो, लेकिन शहरी इलाकों के लोग कम तादाद में बाहर निकले हैं वोट डालने के लिए 2024 में, और हो सकता है कि ये भी एक वजह हो बाद सियासी जमातों के हारने की, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे बैठ के शहरी इलाकों के लोग ज़्यादा तादाद में कैंपेन करते हैं, ज़्यादा इनकलाब लाते हैं, ज़्यादा जिहाद करते हैं, लेकिन घर से बाहर निकल के वोट डालना, एफर्ट करके डालना, वो देही इलाके के लोगों ने इस दफ़ा ज़्यादा किया है और शहरी इलाकों के लोगों ने कम किया। तो ये जो 50% से ज़ायद लोगों ने देही इलाकों में अपना हक इस्तेमाल किया है, ये एक ऐसा वक्त है जो 5 साल में एक ही बार पाकिस्तान के अवाम को ये हक मिलता है, अपना हक इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। लेकिन अभी मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे कि अगर नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए, नए इंतखाबात हों, तो हो सकता है ये हक 5 साल से पहले ही मिल जाए और यही शायद आगे बढ़ने का रास्ता भी हो। लेकिन तमाम उन बगैर जो लोगों को इस इंतखाबी अमल से हैं, और जिसका जिक्र फाफिन ने भी किया है और उसने रिकमेंड किया कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगी तो पाकिस्तान के जो इंतखाबी अमल है उसकी शफाफियत बढ़ेगी, लोगों का एतमाद बढ़ेगा जमहूरियत पे भी और इस अमल पे भी। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म। गुड नाइट।